भाग्यशाली भी हैं कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने शिखर पर था तो अयोध्या में आप विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री थे। तो ऐसे राम सेवक और कार सेवक श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं भी विलंब के लिए स्वाभाविक तौर से अगर आपको लगभग 2 बजे 2:15 मेरे पास भी सूचना यही थी कि 2:15 आप सबको आने के लिए कहा गया था और मैं जब आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं तो 3 से ऊपर का समय पूरा हो रहा था। तो विलंब के लिए पहले तो मैं क्षमा इसलिए चाहता हूं कि जो मेरे बस में नहीं था वो आकाश में जो जहाज उड़ता है उसके चक्कर में मुझे थोड़ी सी देर हुई, इसके लिए क्षमा चाहते हुए सबसे पहले तो आपको मैं, दीपावली आ रही है, धनतेरस का पवित्र पर्व है, आप सबको भी और सभी मध्य प्रदेश वासियों को भी मैं भोपाल की धरती से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आप सबके साथ संवाद में मुझे सबसे पहले तो मध्य प्रदेश माना जाता है कि देश का दिल मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के दिल में मोदी जी हैं। अगर दिल मजबूत है तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी भी मजबूत हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से मध्य प्रदेश में तो हमारा बहुत स्वर्णिम इतिहास है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव जब हमने जीता, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो स्वयं एक गरीब परिवार से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उनकी अगुवाई में मुझे भी यह सौभाग्य मिला कि मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का 2016 में अध्यक्ष बना और 2017 के प्रारंभ में चुनाव हुए थे और लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शानदार 403 विधानसभाओं में से 325 विधानसभा सीटें जीत करके वापसी किया और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार बनाई और हमारी सरकार शानदार ढंग से तब से चल रही है और 2022 का फिर चुनाव हुआ, उसमें भी हम लोगों ने जीत दर्ज किया है। आज जब मैं मध्य प्रदेश आया हूं तो मध्य प्रदेश आने के समय मुझे ऐसा, आप भी के माध्यम से उन बहनों को मैं लाडली बहना योजना के अंतर्गत आज 1,31,00,000 से अधिक बहनों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत उनके खाते में दीपावली के उपहार स्वरूप, दीपावली की शुभकामना के रूप में आज राशि फिर से भेजी जा रही है। मैं इसके लिए उन बहनों को सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज यहां पर यह भी आप सबके सामने जिस प्रकार से देश के हमारे 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन 5 राज्यों के चुनाव में आज 2 राज्यों में मतदान भी हो रहा है, उनको सबको अपील करते हैं भारी मतदान करें। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शानदार ढंग से अपनी वापसी करेगी और राजस्थान, छत्तीसगढ़ हम कांग्रेस से छीन करके वहां भी सुशासन का कमल खिलाएंगे, विकास का कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी सरकार में रहती है, एक नहीं अनेक बार वहां पर सफलता के कीर्तिमान स्थापित करने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस कहीं पर भी अपनी दूसरी पारी शुरू नहीं कर पाती है। आजकल कांग्रेस पार्टी पिछड़ा चालीसा पढ़ रही है। जैसे जब कोई चुनाव आता है तो चुनाव से पहले ये चुनावी राम भक्त बनते हैं, चुनावी शिव भक्त बनते हैं, चुनावी हिंदू बनते हैं। 2014 से पहले कांग्रेस का कोई नेता कभी किसी मंदिर में शीश झुकाने नहीं जाता था, लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत और गठबंधन के साथ प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में हमारी सरकार बन गई, तब यह अपने को हिंदू भी बताने लगे।
अब जब जनता यह जान गई कि यह तो चुनावी हिंदू हैं और इस को नकार दिया, तो अब यह ओबीसी की बात करते हैं। लेकिन ओबीसी की दृष्टि से बात इसलिए करते हैं कि एक पिछड़े वर्ग से आने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे कि उन्होंने मध्य प्रदेश में कोई ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में हम लोग शासन में जब पहली बार आए तो बाबूजी कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपनी सरकार को भी बलिदान किए, उनकी अगुवाई में ओबीसी वर्ग से आते थे। मध्य प्रदेश में आदरणीय दीदी उमा भारती जी, आदरणीय बाबूलाल गौर जी और वर्तमान में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ओबीसी वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी का कभी ध्यान नहीं दिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट को श्री राहुल गांधी जी की और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी की दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था। श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका जी के पिताश्री श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को नकार दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने सदा इसका समर्थन किया और मंडल आयोग की रिपोर्टों को देश में लागू करवाने का जो काम है उसको भी किया। देश लगातार ओबीसी आयोग की मांग करने का काम किया है कि ओबीसी आयोग भी एससी आयोग, एसटी आयोग की तरह ओबीसी आयोग भी बनाया जाए। लेकिन ओबीसी आयोग की मांग को सदा नकारने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उनकी अगुवाई में ओबीसी आयोग का गठन हुआ, संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया। इसका भी कांग्रेस विरोध कर रही थी। कांग्रेस का इतिहास पिछड़ा विरोधी का है, कांग्रेस का इतिहास गरीब विरोधी का है, कांग्रेस का इतिहास अनुसूचित वर्ग विरोधी का है, कांग्रेस का इतिहास जनजाति वर्ग विरोधी का है। कांग्रेस का इतिहास किसी का भला करना नहीं है। नारा तो ये लगा सकते हैं गरीबी हटाओ का, लेकिन गरीबी हटाने की जगह अमीरी बढ़ाने का, कांग्रेसियों की अमीरी बढ़ाने का काम करते हैं। आज मुझे भोपाल की धरती पर आप सबके बीच यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि गरीब कल्याण की अनेकानेक योजनाओं के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दृष्टि से लोगों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया और पूरा 30 लाख करोड़ लोगों के खाते में पहुंचा है। लेकिन जब श्री राजीव गांधी जी की अगुवाई में देश में सरकार थी कांग्रेस की केंद्र में, उन्होंने संसद में खड़े होकर के ये कहा था कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन हमें गर्व है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर 1 रुपए भेजते हैं तो पूरा 1 रुपए, और 30 लाख करोड़ भेजते तो पूरा 30 लाख करोड़ रुपए लोगों के खाते में पहुंचता है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब उसका चरित्र क्या था और जब भाजपा की सरकार है तब उसका चरित्र क्या है। भ्रष्टाचार की अम्मा है कांग्रेस पार्टी। इस देश के अंदर तुष्टीकरण की जो घटिया राजनीति है, उस राजनीति की जन्मदाता है कांग्रेस पार्टी। इस देश में आतंकवाद का अंत तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में हो रहा है, लेकिन आतंकवाद भी इस देश के अंदर आया तो उसका भी अगर किसी के ऊपर दोष है तो वह कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जितने शानदार काम किए हैं, जितने उत्साहवर्धक काम किए हैं, उसका इन विरोधी, हमारे जो विरोधी मित्र हैं कांग्रेस के लोग, उनके पास कोई जवाब नहीं है। मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, विजन विहीन है, उनके पास कोई विजन भी नहीं है। 2023 का यह जो विधानसभा चुनाव है, इसमें जो उन्होंने मुद्दे गढ़े हैं उन मुद्दों को जनता नकारने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी
को जिस प्रकार से अपना प्यार लगातार मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी अथवा पूर्व के हमारे मुख्यमंत्रियों की अगुवाई में देने का काम किया है, वो अभूतपूर्व है। मैं उसकी प्रशंसा करते हुए ये आज कह सकता हूं कि 2023 का यह विधानसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है। हम 2023 का चुनाव जीत करके 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार, गरीब माँ बाप का बेटा, पिछड़ी जाति से आने वाला देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब उन्होंने कमान संभाली तो 13 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किए। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनती है तो 52 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक के खाते भी खुलते हैं। 12 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस के कनेक्शन भी मिलते हैं। अनेक योजनाएं जिनका वर्णन उसका डिटेल आपको हम नोट पे देंगे। आज मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से आया हूं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और वहां पर बनने वाले रामलला के भव्य मंदिर में मध्य प्रदेश का बहुत योगदान है। यहां के अनेक वरिष्ठतम नेतागण श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किए हैं। आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामलला 500 साल के बाद अपने जन्म स्थान पर भगवान श्री रामलला का नूतन विग्रह जो है वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां यजमान के रूप में जा रहे हैं और रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा होंगे। ये कांग्रेसी, इनको शर्म नहीं आती है। इसी कांग्रेस पार्टी ने देश की सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र देकर के कहा था कि राम तो हुए नहीं, ये तो काल्पनिक है, काल्पनिक राम बताया जा रहा है। लेकिन आज जब रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है तब यह कह रहे हैं कि हमको बुलाया नहीं गया। ये हम राम भक्तों का कितना अनादर और अपमान करते थे वह मैं चूंकि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही भी हूं, कारसेवक भी हूं और उस आंदोलन में महत्वपूर्ण मेरी भी जिम्मेदारी रही है, इसका मुझे गर्व है। लेकिन ये नारा लगाते थे रामलला, हम जब नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो इनकी अगली लाइन होती थी तारीख नहीं बताएंगे। हम इनको तारीख बता रहे हैं। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। 500 साल बाद रामलला वहां विराजमान होने जा रहे हैं। मैं आप सबको और मध्य प्रदेश के समस्त राम भक्तों को अयोध्या आने का निमंत्रण भी दे रहा हूं। 3 दिसंबर को मतगणना है और मतगणना के बाद दिसंबर के बाद जनवरी है और 22 जनवरी को वहां यह कार्यक्रम होगा। 22 जनवरी और उसके बाद कभी भी कोई भी राम भक्त वहां आ सकते हैं। मैं आज यहां पर यह कहना चाहता हूं, साथ ही मैं आप सबके सामने यह भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, डबल इंजन की जो सरकार होती है वो डबल रफ्तार से काम करती है। डबल रफ्तार से काम का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने विकास का वह मॉडल खड़ा किया है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। मैं श्री दिग्विजय सिंह जी की अगुवाई में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अगर शारदा मैया का दर्शन करने के लिए हमें प्रयागराज से मैहर आना पड़ता था तो कभी भी सड़क मार्ग से आने की हिम्मत नहीं होती थी। ये विकास के नाम पर घोटाला करने वाली कांग्रेस, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझने वाली कांग्रेस, चोरी करना और सीनाजोरी करना ऐसी कांग्रेस, पिछड़ों को मटिया मेट यानी बर्बाद करने वाली कांग्रेस और आज पिछड़ों की बात करने वाली कांग्रेस, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली और राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं पाने पर बिलबिलाने वाली कांग्रेस, भगवान केदारनाथ का दर्शन करने वाला भ्रष्टाचार का नाथ नहीं होता है। लेकिन आज वो कांग्रेस के युवराज दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। हमें उसमें आपत्ति नहीं है, ये हमारी वैचारिक विजय है। क्योंकि अगर कांग्रेस को आज माथे पर टीका लगाना पड़ रहा है, जनेऊधारी अपने को हिंदू बताना पड़ रहा है,
हम भी राम भक्त हैं ये बोलना पड़ रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय। मेरी ओर से इतना कहना है, बाकी बातें बहुत है, कोई आपके सवाल हो तो जरूर कर लीजिए। चलिए आप पहला प्रश्न पूछिए। हाँ जी। पिछले 5 साल के अंदर केंद्र सरकार ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से कितने करोड़ रुपए जब्त किए हैं और कितना सोना और अन्य सामान? ठीक है। रिकॉर्ड देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है। उसी संकल्प का परिणाम है कि हमने बताया 30 लाख करोड़ के बदले 30 लाख करोड़ लोगों के खाते में भेजने में हम सफल हुए। कांग्रेस की सरकार होती तो 4.5 लाख करोड़ गरीबों के खाते में जाता, जिनके नाम पर योजना बनती उनके खाते में जाता, और 25.5 लाख करोड़ कांग्रेस के बेईमान दलाल उनका गैंग खा जाता। इसलिए जो छापे पड़ रहे हैं, उन छापों में नोटों की गड्डियां, सोने की सिल्लियां, महंगे महंगे तमाम सारे भूखंडों के कागजात यह बरामद हुए हैं। और ईडी की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के कारण से जो उनका सक्सेस रेट है वो 98% का है। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, जो भ्रष्टाचार के विरोध में है वो उसका स्वागत करेगा, जो भ्रष्टाचार का समर्थक है वो इसका विरोध करेगा। जांच एजेंसियां स्वतंत्र काम कर रही है। धन्यवाद। जितेंद्र जी पूछिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबका साथ सबका विकास जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात मॉडल खड़ा किया था, उस गुजरात मॉडल के अनुसार हमने उत्तर प्रदेश मॉडल खड़ा किया है। और उत्तर प्रदेश मॉडल में जहां सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम किया है। इसलिए आज सभी का समर्थन, सभी का सहयोग, सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है। इसलिए विजय प्राप्त। रचित जी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस मध्य प्रदेश में या देश में जहां पर भी है, इनके दोनों के बारे में मैं यह कहता हूं, सपा अगर सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है। एक मिनट बैठिए विनोद जी पूछिए। अभी आपने आरक्षण की बात की। 70 साल से ज्यादा समय आरक्षण को लागू हो गया है। क्या आपको लगता है कि आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के आधार पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो आरक्षण है, अभी वो आरक्षण की आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कई बार कह चुके हैं, आरक्षण जो दिया जा रहा है वो जब तक, प्रधानमंत्री जी ने तो यहां तक कहा, जब तक नरेंद्र मोदी जी है कोई आरक्षण छीन नहीं सकता। और मैं भी इसका समर्थन करता हूं, कोई भाजपा के रहते हुए आरक्षण छीन नहीं सकता है। अभी आरक्षण रहेगा। विवाद। मैं इतना ही कहूंगा कांग्रेस के अध्यक्ष जी को कि वो कांग्रेस का इतिहास का पन्ना उठा करके पढ़ ले। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी का जिक्र अगर उन्हें ना मालूम हो, उसको पता कर ले। और जो भ्रष्टाचार के कारनामे उनके इतिहास हैं, श्री राजीव गांधी जी की शायद मंत्री परिषद में वह भी मंत्री थे, और 100 रुपया में से 15 रुपया जनता को देना, 85 रुपया खा जाना, अगर उनका वो इतिहास है तो पहले वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, तब गरीबों के कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंचा पाएंगे। दुबोलिया जी। हरे कृष्ण। मैंने सदा ये कहा है, भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना की विरोधी नहीं है। और जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वह चुनावी ढोंग कर रहे हैं। उन्हीं के बारे में बता रहा हूं, वो पिछड़ा विरोधी हैं। वो देश में पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री को सहन नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का एक एक नेता अगर गिनती गिनी जाएगी, सैकड़ों सैकड़ों गालियां मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। वो गरीब माँ बाप का बेटा है, पिछड़ी जात से आता है, इसलिए कांग्रेस को गाली देने का ठेका मिल गया है।
वह पिछड़ा विरोधी हैं और पिछड़ा विरोधियों को उखाड़ फेंकने का देश की जनता ने तय किया। विलक्षण पूछो, छोटा प्रश्न। पदोन्नति में आरक्षण पे आपकी निजी राय? देखिए, निजी राय कोई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी अभी जो आरक्षण है वो आरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखने की पक्षधर है। आयुष पूछो, छोटा। देखिए, यह एक चुनौतीपूर्ण विषय है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अनेक प्रकार की चुनौतियों से घिरा है, लेकिन हर चुनौती को ध्यान में रख करके सतर्कता पूर्वक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जन जन का प्लेटफॉर्म है, उसका उपयोग हो। कुछ गलत होगा तो सरकारी स्तर पर पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। शैलन जी पूछिए। आयुष। है जो राम भक्त होगा उसको निमंत्रण है। राम भक्त तो कृष्ण भक्त हिंदू भी मुसलमान भी सब होते हैं। मैं राम भक्तों को निमंत्रण कर रहा हूँ। गौरव। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और पूज्य साधु संत तय करते हैं, और कांग्रेस को तो निमंत्रण पाने का और मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है, जिन्होंने भगवान श्री राम को ही काल्पनिक बता दिया था और सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दे दिया था। और राम भक्तों की सरकार केवल बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की नहीं बर्खास्त हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश की भी सरकार बर्खास्त की गई थी, राजस्थान की सरकार भी बर्खास्त की गई थी, हिमाचल की सरकार भी बर्खास्त की गई थी 6 दिसंबर 92 को कलंकित ढांचा ढहने के बाद। चलिए विजय जी। चलिए, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले परिवार के लोगों को अगर भगवान राम राजा सरकार के दर्शन करने पड़े तो मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। चलिए, बहुत धन्यवाद। सभी साथी स्वल्पाहार पे आमंत्रित हैं।